अच्छा भाई, ठीक है। जो भी इस वक़्त लोग यहाँ पे क्लास में मौजूद हैं, तो हम लोग आपस में इस वक़्त इसको फ़ौरी तौर पे शुरू कर देते हैं, क्योंकि फैज़ान भी नहीं आया और बाकी लोग भी नहीं आए। उसमें कुछ हो सकता है मेरा कसूर हो कि मैं जो टाइम पे नहीं आ सका था, तो बिज़ी था बहुत ज़्यादा कल, क्योंकि अचानक मेरे पास काम आ गया था सीएनसी मशीनों का, तो सीएनसी मशीनें डिलीवर करनी थी। तो अब हमारे पास जो है वो ये है कि आज का, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं भी मौजूद हैं, मगर कोई ऐसा वो नहीं है। मैं अभी आज उन लोगों के साथ जिस चीज़ को डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो करने जा रहा हूँ प्रोजेक्ट्स के लिए, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है। पीसीबी का मैंने लिंक वो कर मुझे उसने बता दिया कि किस तरह से आईपी ओपन होगी, तो मैं एफटीपी आज अभी जनरेट कर दूँगा, रात को तुम लोगों को भेज दूँगा, तो तुम्हारे पास एलटीएम आ जाएगा। एलटीएम की बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट सिर्फ इस हद तक है कि जितनी बाकी पार्टियाँ काम कर रही हैं, जो इंटरनेशनल यहाँ पे हमारे यहाँ, एक सेकंड मैं इसकी वो ऑन कर लूँ स्क्रीन शेयरिंग। हाँ, तो जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, हमारे पास इसमें एक कहने का मतलब जो हमारे पास यहाँ इसमें काम कर रहे हैं, जो लोग पार्टियाँ यहाँ यूके में काम कर रही हैं, या जो दूसरी बाहर की कंपनी है, जो यूएस वगैरह की कंपनी है, जिन्होंने अपने पीसीबी या सर्किट बोर्ड्स वगैरह डिज़ाइन कराने, तो उनका इशू ये है कि वो चाहती हैं कि एलटीएम यूज़ हो, क्योंकि वो लोग एलटीएम यूज़ कर रहे हैं। हालाँकि हमारा जो मेन एजेंडा है, वो ज़रूरी नहीं है कि एलटीएम हो। हमारा मेन एजेंडा ये कि हमारे पास जो सर्किट डायग्राम से बने, मगर अगर हम मल्टीपर्पज़ हो जाते हैं कि हम लोगों को सर्व कर सकें, तो अब आपके पास एक्सपर्टीज़ एक दफ़ा आ जाती है ना किसी भी चीज़ की, तो फिर वो चलती हैं। सिर्फ पैकेज का डिफरेंस है, एंड आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म यू गाइस दैट हाउ द पैकेजेस दे डिफर इनटू वेरियस स्पेसेस, के किस तरह से पैकेजेस में फ़र्क होते हैं। इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। तो जस्ट वन सेकंड ना, लेट मी पुट इट टू म्यूट। हाँ, तो वो बेसिकली पैकेजेस जो है ना, वो होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास इस वक़्त जो भी हमें काम करना है ना, हम उसको लेके आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अब प्रोजेक्ट्स कौन-कौन से देने के लिए, करने के लिए, और कौन-कौन से प्रोजेक्ट कौन-कौन शख्स करेगा, ठीक? और उसको कितनी तेज़ी से करना होगा। पैकेज ये आसान है, हम इसको इसी वीक में फिनिश कर लेंगे। अभी मैं आज आप लोगों को सबको, जो भी लोग हैं, उसका एलटीएम का एफटीपी दे दूँगा, और उसके बाद एफटीपी जब आप लोग डाउनलोड कर देंगे, 4 टू 5 गीगाहर्ट्ज़ का है, क्योंकि उसमें सारी लाइब्रेरीज़ बिल्ट इन आ रही हैं, ठीक है? तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने करना ये है कि आपको फिर मैं लाइसेंस की कॉपी दे दूँगा, तो वो आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। The guy who is working with me, he told me that how you can use your IP to give them the access, like आप उसको किस तरह से करेंगे, तो वो अपने इंस्टॉलेशन के वक्त जो है ना, बस उसको कुछ एहतियात करनी है, तो फिर वो आपका काम हो जाएगा। तो अब आपके पास दोनों तीन ऑप्शन मौजूद हैं। यू कैन वर्क इन दिस एरिया, कि आप इसमें काम करें, क्या नाम है अपना, एलटीएम में काम करें, या प्रोटियस में काम करें। केएल कैड में फैज़ान ने बनाया है पूरा पीसीबी। तो फैज़ान ने इस जो पीसीबी बनाया है, वो भी मैं दिखा देता हूँ, वो कौन सा है। वो इस वक्त उसने बनाया है, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मेरे पास यहाँ पर होगा। सीएनसी शील्ड है आर्डिनो की ये। अब ये फैज़ान से मैंने इस वक्त ये वाला जो पीस है ना, ये पीस पूरा मुकम्मल करवाया है, और ये उसने बना लिया है। अब वो इस वक्त इसके ऊपर एक ड्राइवर बोर्ड आता है, वो बना रहा है। जो ड्राइवर बोर्ड वो बनाएगा, और ये कम बनेंगे, ये तकरीबन 5000 पीस बनेंगे। और जो आपके पास आर्डिनो बोर्ड है, जो मैं पहले दिखा चुका हूँ तुम लोगों को, जो आर्डिनो वाले बोर्ड हैं, वो आपके पास ये वाले बोर्ड जो है ना, ये आपके पास बनेंगे 10,000 से 15,000 के बीच। 12,000 पीस समझो, एक हमारा मोटा हिसाब है। 10,000 पीस की मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, लेकिन साल के हमें 12,000 पीस चाहिए। 12,000 पीस हमें क्यों चाहिए, ये और वो वाले 5,000 पीस चाहिए, उसके साथ जो दूसरे फिर इनके सारे सेंसर्स डिज़ाइन होंगे। तो तुम लोग यही सेंसर सारे के सारे डिज़ाइन करते चले जाओगे। पहला प्रोजेक्ट तुम लोगों के पास ये है, इसके 250 सेंसर्स हैं, 250 सेंसर्स हैं जो इसमें लगते हैं। ये कमर्शियली जो है, हमने जब इसकी प्राइसिंग ली है हर जगह से, तो हमें ये बहुत महंगे मिलते हैं। मैं तुम लोगों को एक ये दिखा देता हूँ, जो इस वक्त यहाँ बिक रहे हैं ना,
कितने के बिक रहे थे ये, जस्ट वेट अ मिनट। चलो एनीवे जो भी है वो तो जितने के भी बिक रहे हो, तो लेकिन ये कि अब हमें हमारे पास ये है, तो अब ये इसकी जो है डिफरेंट जगह पे फैक्ट्री होगी। तो एक हम पूरा सेटअप कर लेते हैं, या तो ब्लू एरिया में तैमूर तुम जा करके, और तुम में से जो भी इस्लामाबाद के करीब करीब है वो जाके चेक कर ले। और ये हैं अम्मार जाफरी साहब की जगह थी, इनको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वगैरह बनाना था, तो वहाँ पर मैं ऑलरेडी उनसे कमिट कर चुका था कि मैं सारी मशीनें लगाने जा रहा हूँ। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मशीनें मैं वहीं लगा दूँ और तुम लोग वहीं चले जाया करो, ठीक है। तो यहाँ से अच्छा, अब जैसे ही आप इनके पर जाके मशीन पे काम करना शुरू करेंगे तो मैं खुद आऊँगा, मार्च में आऊँगा, या देखो जैसे भी यहाँ पे कोविड का सिलसिला ख़त्म होता है तो मशीनें पहुँच जाएंगी, तो आप लोगों की ट्रेनिंग हो जाएगी। उससे पहले तकी को जो हम काम करवा रहे हैं वहाँ जा कर के आप लोग अपना काम करना शुरू कर सकते हैं, जिसमें कि आपका हाथ साफ हो जाएगा सोल्डरिंग के अंदर, माउंटिंग के अंदर, टेस्टिंग के अंदर, जिग बनाने के अंदर, जिग को टेस्ट करने में पीसीबी यहाँ से टेस्ट होकर के आ जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होता है, हालांकि कंपनी ने अपने आपके पास से पीसीबी बना के भेजे होते हैं, तो वो टेस्टिंग करके भेजे होते हैं, उनको इस चीज़ में इशूज़ नहीं होते। अगला जो लेवल होता है ना, वो अगला लेवल जो होता है, उसके बावजूद आप एक टेस्ट जिग बनाते हैं। अब टेस्ट जिग आप बनाते किस तरह से? टेस्ट जिग आप इस तरह से बनाते हैं कि उनकी जो कनेक्टिविटीज़ हैं वो सारी थ्रू हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। तो हर पीसीबी के कुछ थ्रू होल प्लेट्स होते हैं, कुछ थ्रू होल प्लेट्स नहीं होते, कुछ शॉर्ट सर्किट्स होते हैं। तो जो पीसीबी आता है बस आप उसको एक आपने जिग बनाई हुई होती है, उसके ऊपर उठाकर आपने सिर्फ रखना है। जैसे ही आप उसके ऊपर रखेंगे वो फौरी तौर पे क्या करेगा, वो फौरी तौर के ऊपर रखते ही आपकी जो जो लाइनें थ्रू होनी चाहिए ना, नीचे प्रोग्रामर कंट्रोलर लगा होता है, तो कंट्रोलर के अंदर ये होता है कि पिन नंबर 1 इज कनेक्टेड विद पिन नंबर 2। तो वो जो एक लाइन होती है ना, कि ये जो जैसे कि अब यहाँ पर ये देख लो सर्किट के अंदर बना हुआ है कि हमने ये VSS ग्राउंड है और R3 तक ग्राउंड है। अब ये ग्राउंड के साथ इसकी और इसकी जो है ना, यहाँ पर एक कंट्रोलर बीच में लगा होगा जो कि इन तीनों को आपको टेस्ट करके बता देगा। बीच में आ जाती है रेजिस्टेंस, जहाँ से इसका डिस्कनेक्ट हो गया, मगर ये रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे शॉर्ट हो रही है, ये इस RB2 पे शॉर्ट हो रही है आपके पास, और ये इस रेजिस्टेंस के एक टर्मिनल पे शॉर्ट हो रही है, और ये इस रेजिस्टेंस के। तो इनकी जो 3 डिफरेंट पिने होंगी, वो तीनों पिने वो कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड होंगी, और वो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट होने के बाद उनकी कनेक्टिविटी शो होगी। मगर अगर हम इस तरह कनेक्टिविटी चेक करने जाएंगे तो इट्स गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उसको कि हम उसे टेस्ट किस तरह करें। तो हम क्या करते हैं कि पहली दफ़ा, क्योंकि 12,000 15,000 पीस बनाने और कंटिन्यूसली कई साल तक चलना है उस पीस ने, यानी ये नहीं है कि 1 महीने में ख़त्म हो गया, तो जो भी आपके पास माल आएगा उसको आप टेस्ट करेंगे। यहाँ पर जो है टेस्टिंग का जो जिग है, वो बनाने का तरीका, हमें वो किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से करना है, वो मैं तुम लोगों को पूरा का पूरा गाइड कर दूंगा। तुम सब लोग अपनी अपनी एक एक टेस्टिंग जिग छोटी सी एक्सपेरिमेंटरी बना लेना। आई होप तुम सब लोगों ने अपने पास एटलीस्ट एक छोटी सी लैब बना के रखी हुई होगी। स्मॉल लैब इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, बिकॉज क्योंकि आपको बहुत सारी टेस्टिंग वगैरह करनी होती है, तो वो जो आपके ऑफिस या फैक्ट्री में जो काम हो रहा था वो अलग होता है, लेकिन आपके पास एटलीस्ट एक अदद मल्टीमीटर, एक अदद आपके पास ऑसिलोस्कोप हो तो बहुत अच्छा है, मगर अगर ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एटलीस्ट मल्टीमीटर, सोल्डिंग आयरन, इस किस्म की चीज़ें होनी चाहिए। और कंट्रोलर बोर्ड जो है वो तो अभी क्योंकि आप लोग काम कर रहे हैं इनिशियली, तो आप कोई सा भी कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं। कल मैंने तैमूर वगैरह को जब उसमें बता रहा सबको, तो मैंने ये बताया था कि हम अगला जितना भी काम करेंगे वो हम करेंगे पिक के ऊपर। तो पिक आईसीज़ के ऊपर क्यों यूज़ करेंगे, हमारे जितने सर्किट बोर्ड्स बनेंगे वो पिक पे बनेंगे। हम क्लाइंट्स के लिए जो काम करेंगे वो पिक पे भी कर सकते हैं और STM पे भी कर सकते हैं। STM भी कंट्रोलर की सीरीज़ है, FPGA पे भी कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि हमको कंपोनेंट सिलेक्शन कैसे करनी है, कंपोनेंट हम किस तरह सेलेक्ट करते हैं। तो पूरी एक हमने लिस्टें बनाई हुई हैं, मैं उसकी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि हर चीज़ बिल्कुल समझ में आ जाए, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं कि हम ज़्यादा देर वेट करें, क्योंकि तेज़ी से काम करेंगे तो तुम लोगों की आमदनी भी शुरू हो जाएगी, और तुम लोगों को ये भी जो जितने भी हम लोग काम कर रहे होते हैं ये ईजी हो जाएंगे सारा का सारा करना ना। अब ये मैंने खोल दी है, एक ये भी खोल लेता हूँ, और
बस जल्दी जल्दी लेवल पे पहुंचो ताकि एक सेकेंड। हम लोग डे एंड नाइट लगे हुए होते हैं इन्हीं सब चीज़ों में। हाँ अच्छा, अब देखो जैसे ये खुल गई, ये पूरा का पूरा खुल गया। अब इसके जो प्राइसेस है ना, ये हमने निकाले हैं एक एक कंपोनेंट के, जो मैं अभी 1000 पीसेस के लिए हम सेंडिंग दीज कंपोनेंट्स। तो ये बिल ऑफ मटेरियल था जो कि आपको मैंने उनको वेबसाइट्स बताई थी जहाँ से उन्होंने प्राइसेस लेने थे। क्योंकि अब होगा ये कि तुम में से जो भी शख्स चाहेगा ना, तो होगा ये कि जैसे हमने अभी चाइना से कंपोनेंट्स लिए, तो चाइना पे हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते इस हवाले से कि मेरे साथ पहले ये हो चुका है कि मैंने चाइना पैसे भेज दिए और उसने टाइम दिया 15 दिन 20 दिन महीने का, और वो 3 महीने 4 महीने गुजर गए और वो कंपोनेंट्स नहीं आए, और फिर आप उनको कांटेक्ट करें तो रिस्पॉन्स नहीं करते इस किस्म के, क्योंकि ऑनलाइन है ना, हमें तो नहीं पता, हमने तो, और वो बगैर पैसों का शिपमेंट। फिर ये हुआ कि कुछ वेरीफाइड हुए तो उन लोगों के साथ हुआ, हमने उनके साथ काम करना शुरू किया। मगर अब जो मेरा तरीक़ेकार है काम करने का, मैं ये करता हूँ कि मैं सबसे पहले अलग अलग जगहों से रेट ले लेता हूँ, और फिर रेट लेने के बाद फाइनल करने से पहले मैं उनको चाइना का एड्रेस दे देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई यहाँ पर आपने ये सारे का सारा स्टफ भेजना है, और ऑर्डर कंफर्मेशन के बहुत ही कम नॉमिनल से पैसे देता हूँ, ताकि अगर वो पैसे डूबे भी तो, क्योंकि अगर मैं 1000 का माल ले रहा हूँ तो ये 12 लाख रुपए का माल है, तो 12 लाख रुपए या 10-12 लाख रुपए का माल है, तो वो मैं एकदम से नहीं भेजूंगा, यानी आपके 8-10 हज़ार डॉलर को नहीं दूंगा। अब उसके बाद क्या करता हूँ नॉर्मली कि मैं फ्लाई करके खुद चला जाता हूँ वहाँ पे, और अगर तुम में से जो लोग भी सेलेक्ट होंगे तो उनके साथ भी यही होगा कि जब आप अपना काम भी करेंगे तो आप यही करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अब आप एक लेवल पर आ जाते हैं ना। जाएं फ्लाई करके सिंगापुर चले जाएं, हांगकांग चले जाएं, आप उनसे कहें कि जी हमें यहाँ पे आप शिपमेंट डिलीवर कर दें, या हम आ रहे हैं आपके पास, बता दें कहाँ हैं, आप हमें शिपमेंट दे दें हांगकांग के अंदर। उसमें फिर आपके पास किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है, वहाँ से लेके आप बंडल खुद पैक करा लें। और क्योंकि आप बड़ा काम कर रहे हैं, जैसे हम करें तो हम ये तो करेंगे नहीं कि हम छोटा काम हो तो चलो आदमी ये कहेगा जी एक आध पीस मंगाना है तो कोई मसला नहीं, आगे पीछे भी होगा, कुछ नहीं होगा, उसमें तो फिर बंदा ज़्यादा पैसे दे के लोकल से भी खरीद सकता है। लेकिन आप क्वांटिटी में जा रहे हैं, तो वो जो तरीक़ेकार है वो यहाँ पे इस तरह से, मसलन फॉर एग्जांपल ये इतना बड़ा डिफरेंस है इन सब चीज़ों के अंदर कि मैं तुमको एक आइडिया दे रहा हूँ खाली। जी मैं सेकंड वो खोलिए। अच्छा, इसके अंदर फ़र्क इतना पड़ रहा है कि अगर हम कोई भी चीज़ पाकिस्तान से ले रहे हैं ना, तो उसकी जो कीमत है वो कुछ और है, और वही चीज़ अगर हम ले रहे हैं डायरेक्टली अपने सप्लायर से, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यानी ये हमारे पास जो प्राइस का डिफरेंस है वो बहुत बड़ा है। तो जब आप अब कोई भी प्रोडक्ट बनाना शुरू करेंगे ना, तो जो प्रोजेक्ट हम लेंगे तो हम उस प्रोजेक्ट के ऊपर हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या चीज़ यूज़ करने जा रहे हैं। तो पिक माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करने की वजूहात क्या हैं? हम पिक को भी चेक कर लेते हैं ज़रा, क्योंकि ये सब चीज़ें अभी आपको सीखनी है, क्योंकि पीसीबी तो आप बनाएँगे साथ-साथ, मगर अगर आपने आपको नॉलेज ही नहीं होगा तो किस तरह से करेंगे? तो ये uk.farnell में मैं चला जाता हूँ, ठीक है? और मैं यहाँ से जा कर के बहुत सारे अलग-अलग तरीके हैं, मैं चला जाता हूँ पिक 2432 वाले बिट पे चला जाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे जो इसकी प्राइसेज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है? लेकिन जब आप यहाँ पर इसकी वो देखेंगे ना 32 बिट की, ये आपके पास FJ2003, जस्ट 1 सेकंड, एक 32 मेमोरी इन्होंने कम डाटा दिया है, लेकिन
अच्छा जी, हाँ देखें, अब इसके अंदर ना, इसमें इसने ये लिख दिया कि इसके अंदर यूएसबी पोर्ट बिल्ट इन है, ठीक है। यूएसबी पोर्ट बिल्ट इन का मतलब क्या होता है? यूएसबी पोर्ट बिल्ट इन जो है ना, एक सेकेंड डाटा शीट खोल दूँ। अच्छा, अब आप इसकी ये सारी की सारी जो है डिटेल आ रही है ना, इसके अंदर अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे तो इसके अंदर यहाँ पर आपको मिलेगा कि इसमें बिल्ट इन इन्होंने यूएसबी पोर्ट दे दिया है। इसकी JTAG बाउंड्री आ गई आपके पास, और एनालॉग कंपैरेटर्स पेरिफेरल्स में UART आ गया। कंट्रोलर सेम यही कंट्रोलर है। एक सेकेंड बस मैं तुम लोगों को दिखा दूं। ये इसकी पूरी डाटा शीट आ गई। मैं इसके अंदर जो है आपके पास जो मेन जो इसका सबसे बड़ा फायदा ये कि जिस तरह से हम आर्डिनो बोर्ड ले रहे हैं या दूसरा माइक्रो कंट्रोलर ले रहे हैं, वो माइक्रो कंट्रोलर से उनके अंदर यूएसबी पोर्ट नहीं होती, तो हमें सीरियल टू पैरेलल कम्युनिकेशन के लिए CH4 या FTD की चिप आती है, वो यूज़ करनी पड़ती है। तो उससे क्या होता है कि बोर्ड का साइज़ बड़ा हो जाता है, और जो बोर्ड के अंदर बाकी कंपोनेंट्स हैं ना, वो एडिशनल आ जाते हैं, और जो प्राइस है वो तकरीबन आपके पास 100 रुपए के करीब बढ़ जाती है, यानी आपके पास $50 प्राइस बढ़ जाएगी। तो जितने भी हम आगे सर्किट डिज़ाइन करेंगे, जो भी सर्किट हमने डिज़ाइन करने होंगे, चाहे वो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो हमारी अपनी कोशिश ये होगी कि हम वो कंपोनेंट यूज़ करें जिनके अंदर के सबसे ज़्यादा, यानी आपके पास चीज़ें जो ना, यानी सर्किटरी बिल्ट इन सबसे ज़्यादा। ये जो पिक माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, दे आर स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर दिस पर्पस कि आप डायरेक्टली उसको यूएसबी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप 3D प्रिंटर बना रहे हैं, या आप कोई और मशीन बना रहे हैं, या किसी भी किस्म की कोई इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली जो है यूएसबी से आप इसको कनेक्ट कर सकेंगे, प्रोग्रामिंग भी वहीं से डायरेक्टली कर सकेंगे, और डायरेक्टली इसके ज़रिए से आप सिस्टम को ड्राइव कर सकेंगे। ये फैसिलिटी जो है, ये फैसिलिटी एटमेग में नहीं आती। एटमेगा और एटमेल के आर्किटेक्चर्स के अंदर यूएसबी सपोर्ट नहीं होती, वो सीरियल पोर्ट सपोर्ट होंगी, सारी चीज़ें होंगी। तो ये हमारे पास एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो है कि हमें हर हाल में हमें कोशिश ये करनी है कि इसमें हम वो यूज़ करें। इसमें यहाँ इसमें लिखते हैं, इसे नज़र आ नहीं रहा, वरना नॉर्मली यहाँ होता है 10 बिट कंपैरेटिव PPM JTAG इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग USB। तो USB की जो कनेक्शंस है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि हमें USB के साथ चाहिए। अच्छा, अब हमारे पास टारगेट क्या है? हमारे पास टारगेट ये है कि हम अभी इस वक्त तुमको जो है ना वो FTP दे देता हूँ, क्योंकि अभी आप आज अपलोड करूँगा, तो फिर तुम लोग FTP लिंक मिल जाएगा, तुम लोग डाउनलोड कर लेना। बाकी प्रोटियस तुम लोग यूज़ कर ही रहे हो ऑलरेडी। अब अगला जो काम है वो हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स हैं करने के लिए, हमने उनको देखना। तो सबसे पहले 2 प्रोजेक्ट्स तो चलो हमने दे दिए। हमने एक प्रोजेक्ट हमने फैज़ान को के थ्रू दे दिया, एक हमने तपी को दे दिया। फैज़ान आज आया नहीं क्लास में, पता नहीं क्यों, अभी मेरी थोड़ी पहले बात भी हुई थी। तो वो बेसिकली उनका काम क्या होगा, उसका काम ये है कि ये 10-10 हज़ार पीस बनने हैं। तो अगर इस्लामाबाद में तुम लोग ये काम कर रहे हो और 10,000 पीस बनाने तुमने, तो 1,000 पीस तो पर मंथ चाहिए चाहिए। तो 1,000 पीस वो हो गया, और 1,000 पीस शील्ड हो गई, या 500 पीस शील्ड हो गई, और बाकी सेंसर्स हो गए। तो ये सारे मशीनों पे बनने, मगर इनकी टेस्टिंग होनी है, सारा कुछ होना है। तो तुम लोग जो इस्लामाबाद में हो, वहाँ तुम सबको तो मैं ऑक्यूपाई कर लूँगा अपने पास ही। तो अपनी ही फैक्ट्री में तुम लोग जाके काम करना शुरू कर सकोगे। और ये कब तक शुरू होगा? ये नेक्स्ट मंथ में शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने PCB भिजवानी है यहाँ से। PCB चली जाए, वो बनाई है तकी ने, तो तकी ही उसको लीड करेगा, और तुम लोग उसके साथ मिलकर काम करोगे। जब तुम लोग सीख लोगे तो फिर तुम लोगों के लिए अलग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं करने के लिए। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट हो गया। दूसरा हमारा आ रहा है ई फैन।
ई फैन क्या चीज़ है? ई फैन है इलेक्ट्रिकल सेविंग फैन। यहाँ पे अब जो आज की जो बेसिकली समझने की चीज़ है वो क्या है? आम पंखा जो होता है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है ना, जो भी मोटर होती है कोई भी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होगा, यानी पीसीबी डिज़ाइनिंग के साथ ये जो चीज़ें ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। क्यों? क्योंकि अब मोटर जो है ना, पहले तो सिर्फ मुख्तलिफ तरह की मोटर्स आती हैं, तो उसमें डीसी भी होती है, एसी भी होती है, सिंगल फेज भी होती है, थ्री फेज भी होती है। तो समझो हमको अब हाई लेवल की एफिशिएंसी पे लेके जाना है। तो सबसे पहली चीज़ जो ये है कि अगर आपके पास डीसी मोटर होगी तो वो कैसे होगी? हर मोटर सिर्फ़ और सिर्फ़ मैग्नेटिक फील्ड पे बनती है। दुनिया की कोई ऐसी मोटर नहीं है जो मैग्नेटिक फील्ड के अलावा बनती हो। क्यों? मैग्नेट शुरू से इंसान के लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ रही है। Whenever you bring any magnet close to another magnet, it causes a mechanical movement to try to capture it, which is basically so far scientists are trying to understand कि what is the reason why it is happening like this, और यानी उसकी वजूहात क्या हैं, एक मैग्नेट क्यों होता है और एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल पे उसका असर क्यों नहीं होता, मटेरियल सब में सेम होते हैं। तो बेसिकली उसकी फिर जो मेटलर्जी है वो उसकी डिफाइन की जाती है। हमने जब साइंसदानों ने इस चीज़ पे काम करना शुरू किया तो अल्टीमेटली फिर वो एक और नई चीज़ पे पहुंच गया। वो नई चीज़ क्या थी कि अगर किसी भी कॉइल के ऊपर आप वायर को वाइंड कर देते हैं तो और उसके ऊपर से इलेक्ट्रॉनिक करंट गुजारते हैं, यानी उस पर से इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली मैग्नेट बन जाता है और वो उसमें वही कैपेबिलिटीज़ आ जाती हैं जो मैग्नेट में आती है। मगर यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें समझने की चीज़ ये है कि वो कितना मैग्नेट बनेगा। और अगर उसको हम किसी रोटरी बॉल के अंदर रखते हैं, जो कि आप कोई भी मोटर खोल के देखेंगे तो उसमें एक मैग्नेट होता है और दूसरी साइड पे एक अदद बाइंडिंग वाली स्पेस बनी होती है, उसे रोटर कहते हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता करके ना टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई। अब हमारे पास करने के लिए क्या काम है वो समझो। हमारे पास करने के लिए काम ये है कि बजाय इसके कि हम ये करें कि कन्वेंशनली जो बिजली हमारे घरों में आ रही है, हम उसको बिजली के जो बिल आ रहे हैं, अब बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं। तो ये मैंने अगर तुम हमारी उस पे जाओगे विंसन एएल के चैनल पे, जो यूट्यूब का चैनल है, तो वहाँ पे तुम देखोगे ई फैन पड़ा हुआ है, 2010 में मैंने बनाया था। 2010 में मैंने ये किया था, एक रिसर्च कंडक्ट करवाई थी, जिस रिसर्च के अंदर हमारी फाइंडिंग्स ये थी कि अगर हम काम कर रहे होते हैं ना, तो घरों में जो बिजली के बिल हैं, पंखा हर वक्त चल रहा होता है, यानी फैन इज़ अ कमोडिटी विच इज़ ऑलवेज रनिंग। सर्दियों में बिजली के बिल बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि पंखे बंद हो जाते हैं, मगर गर्मियों में बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि कंटिन्यूसली 100 वाट 80 वाट का एक फ़ैन है और एक घर में 4-5 पंखे चल रहे हैं, तो 500 वाट कंटिन्यूसली खर्च हो रहे हैं। अगर आप उस एरिया को कवर कर देंगे तो क्या होगा कि लोगों के बिजली के बिल बहुत कम हो जाएंगे। बिजली की कंजम्पशन कम होने से इंडस्ट्रियली बिजली ज़्यादा अवेलेबल होगी, लोड शेडिंग में फ़र्क पड़ेगा। तो इस पे हमने पूरा एक आर्टिकल किया था और उसके बाद रिसर्च कंडक्ट कराई थी। उस रिसर्च के अंदर जो फाइंडिंग्स थी, हम अगर सिर्फ कराची के अंदर ई फैन इंस्टॉल कर दें, सिर्फ कराची के अंदर, तो 40 टू 50 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बच रही है और लोगों के पास है। उसके बाद फिर वो दौर ऐसा था कि बिजली के बिलों में चोरी वगैरह बहुत होती, तो फिर मैं यूके आ गया, तो यूके में था तो मेरे पास टाइम ही नहीं था, यहाँ पे पंखे होते नहीं, हम यहाँ दूसरे प्रोजेक्ट्स में लग गए। बट नाउ वी आर गोइंग फॉर द प्रोडक्शन लाइन ऑफ दैट थिंग। अच्छा, अब वो हमने एक एग्जिस्टिंग फैन को कन्वर्ट किया था, लेकिन अब हमारी अपनी डाइयाँ तैयार होकर के हमारा अपना पंखा बनने जा रहा है। ये वो पंखा है जिसके अंदर के आप लोगों ने बहुत सारा काम किया। इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है क्योंकि ये ब्रशलेस मोटर है। ब्रशलेस मोटर में और ब्रश वाली मोटर में फ़र्क क्या होता है? ब्रश वाली मोटर में मुख्तलिफ वाइंडिंग्स को एक कार्बन के थ्रू करंट सप्लाई किया जाता है, जो कि एक वक्त में 2 जगह पे लगा होता है, जिससे मुख्तलिफ कॉइल्स में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होती है, जो मैग्नेट्स के बीच में मूव करना शुरू कर देती है। यहाँ पर जो है ना, आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ पर आप क्या करते हैं, आप साइक्लिक वे में थ्रू मॉसफेट्स आप क्या करते हैं कि उसकी ओरिएंटेशन डिफाइन करते हैं कि किस डायरेक्शन में उसे मूव करना, और जिस वक्त आप मॉसफेट को ऑन करते हैं तो सिर्फ वो कॉइल जिसका मॉसफेट ऑन होता है वो एनर्जाइज हो जाती है।
इसके 2 फ़वाइद हैं और 1 नुकसान है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि इसकी मेंटेनेंस नहीं रिक्वायर्ड होती। जैसे ब्रशलेस मोटर है, तो ब्रशलेस मोटर में ब्रश जो है, वो एक ख़ास टाइम के बाद क्या होगा कि वो ख़त्म हो जाएंगे। मगर जब आप आएँगे ब्रशलेस मोटर के ऊपर, तो ब्रशलेस मोटर में ब्रश है ही नहीं, मगर वहाँ पर ये है कि मॉसफेट्स लगे हैं, तो मॉसफेट उड़ सकते हैं, जो कि कंटिन्यूअसली ऑपरेशन के अंदर है। तो जहाँ एक एडवांटेज आ रहा है, वहाँ डिसएडवांटेज भी आ रहा है, मगर दूसरा जो एडवांटेज आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैंने एक ऐसा सर्किट डिज़ाइन किया है, जो कि डायरेक्शन चेंज कर देता है करंट की, हर चीज़ के अंदर। अब ये बहुत समझने वाली बात है, जो मेरे साथ तुम लोग काम कर रहे हो, तुम लोग समझो कि हम किस लेवल पे लेके जा रहे हैं। तुम लोगों ने कभी साइकिल चलाई है? साइकिल चलाते हैं ना, तो क्या होता है कि हम, अगर साइकिल चल रही है, एक दफ़ा मोमेंटम बन जाए, हम पेडल मारना छोड़ दें, तो क्या होगा? साइकिल चलती रहेगी। आपके घर में पंखा लगा हुआ है, आपने पंखा बंद कर दिया, अब क्या होगा कि पंखा चलता रहेगा थोड़ी देर, और फिर वो एक रेजिस्टेंस के बाद वो बंद होगा, उससे पहले बंद नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह से प्रोग्रामिंग के ज़रिए से क्या किया गया है कि एक दफ़ा फ़ैन रन करना शुरू कर देते हैं। जब फ़ैन रन करना शुरू करता है, हम उसको 360 आरपीएम पे ले जाते हैं। एवरेज जो पंखा है वो देता है आपके पास 300 टू 320 आरपीएम। अच्छे पंखे जो हैं वो 340 आरपीएम पे चले जाते हैं। अच्छा, वो आरपीएम किस तरह से कम ज़्यादा किए जाते हैं? फ्रीक्वेंसी तो पीछे से एक आ रही है, तो आप अगर उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो ज़्यादा बनाएंगे, तो वो ज़्यादा तेज़ मूव करेगा, और अगर कम बनाएंगे तो कम तेज़ मूव करेगा। वो कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स पे बढ़ता है। लोग पैसे बचाने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स कम रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पे अफेक्ट पड़ता है, मैग्नेटिक फील्ड पे अफेक्ट पड़ता है, उसकी वजह से क्या होता है कि वो स्लो मूव करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि 360 आरपीएम रखे, जिसकी एक्साइटेशन लेवल 400 340 से 400 360 आरपीएम के बीच में रहेगा। होगा ये कि 360 आरपीएम पे आने के बाद आपके पास मॉसफेट्स लगे हुए, आपने उसमें 8 कॉइलें रखी हैं और 9 मैग्नेट्स रखे हैं, जो हमारा डिज़ाइन है। तो हम 8 कॉइलों में से फिर क्या करते हैं कि शुरू में तो हमें सबको पता है कि ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, लेकिन प्रोग्रामिंग के ज़रिए से हम फिर क्या करते हैं, सिर्फ एक कॉइल को रेगुलरली एक्साइट कराते हैं, एक फिर दूसरी फिर तीसरी। क्यों? एक दफ़ा वो मोमेंटम गेन कर लेता है, तो फिर उसको पैडलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो मोमेंटम बन चुका होता है। उसको हल्का सा पुश चाहिए होता है ज़िंदा रहने के लिए। ये चीज़ आम पंखों में अवेलेबल नहीं है। उससे क्या होगा कि जैसे ही पंखा रनिंग में आएगा, उसकी एकदम से क्या होगी कि फ्यूल कंजम्पशन या उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन है, वो 8 कॉइलों के बजाय 1 कॉइल पे रह जाएगी। ये सारा कुछ प्रोग्राम, ये मैं पेटेंट लिख चुका हूँ पूरा अपना। तो ये जो पंखे हैं, ये अब बनना शुरू हो रहे हैं इस साल। तो अभी तुम लोग इस फैक्ट्री के अंदर इस भी एरिया में पूरे में काम करोगे। तो मॉसफेट का बोर्ड बनेगा, कंट्रोलर बोर्ड बनेगा, कंट्रोलर बोर्ड के साथ रिमोट कंट्रोल बनेगा, उसके साथ एक अदद एलईडी लाइट लगेगी अंदर। एलईडी लाइट भी आप लोग खुद अपनी ही बनाएंगे पूरी, इसलिए कि हम सारी की सारी चीज़ें पाकिस्तान में अपनी ही बना रहे हैं, ठीक है। अब वो एलईडी लाइट जो है, वो क्या करेगी, वो नॉर्मली 5 से 6 वाट की होगी। जिस सूरत में होगा ये कि लाइट जाएगी, सबसे पहली बात तो ये कि ये 10 से 12 वाट पूरा पंखा, जो आम पंखा है वो आपको 80 टू 100 वाट के अंदर, 80 से 100 वाट के अंदर, जितनी जो आपको हवा देता है, मैकेनिकल एडवांटेज देता है, उतनी ही पावर ये आपके पास 10 से 15 वाट में दे देगा। इसकी डेमोन्स्ट्रेशन की वीडियो मैं तुम लोगों को भेज दूंगा। तो वो उससे उतने ही उसमें हो जाएगा। सेकंड, लाइट जाने की सूरत में ये 5 घंटे तक बगैर किसी बिजली के काम कर सकेगा, क्योंकि इसके अंदर एक पूरा का पूरा सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ चार्जिंग हो रही है। चार्जिंग किस तरह से हो रही है? चार्जिंग में इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम नहीं हो रही, वो इस तरह से हो रही है कि जब मैग्नेट मूव करता है और हम वहाँ पर उसको फ्री मूव करवाते हैं, तो उस दौरान में मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी की वजह से रिवर्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना शुरू होती है। हर दफ़ा जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड एक्साइट होती है, तो उससे एक बैक ईएमएफ पैदा होगा। उस बैक ईएमएफ को हमने रीराउट करके ले आए हैं किस चीज़ की तरफ? अपनी बैटरी पे ले गए। तो बैटरीज जितनी भी चार्ज हो रही हैं, वो चार्ज हो रही हैं बैक ईएमएफ पे। तो बैक ईएमएफ को रीराउटिंग का जो प्रोसेस है, वो भी डिफाइन कर लिया, डिज़ाइन कर लिया गया। हमने इस तरह से करके इस साल हमारा ई फैन लॉन्च हो रहा है। तो वो जो उसके अंदर जितने भी काम है, वो सारे भी आप लोगों ने करने हैं। अच्छा, यहाँ पर बैटरीज के ऊपर भी काम है इसके अंदर, क्योंकि प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे, तो मैं एक एक करके प्रोजेक्ट देता चला जाऊंगा तुम लोगों को, जो भी चीज़ें उसकी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिस्कस करके समझा के ये सब चीज़ें।
यहाँ पर हमें जो प्रोसेसर यूज़ करना होगा वो हमने जो तुम लोगों को पहले क्लास में बताया था, वो तुम लोगों को मैंने बताया था वेफर के ऊपर जो प्रोसेसर्स आते हैं कि बीट चिप प्रोसेसर्स होते हैं वो यूज़ होंगे। तो वो उसको लगाने के लिए तो आपको मशीनरी से लगेगा, वो तो हाथ से लगेगा, लेकिन आपको इन सब चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए उसकी पूरी नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर नॉलेज नहीं होगी तो आपसे वो MCS51 फैमिली के कंट्रोलर्स हैं और उनकी कीमत इतनी कम है कि 4 से 5 रुपए में पड़ता है वो कंट्रोलर, जितने में कोई और कंट्रोलर नहीं पड़ सकता। अच्छा, तो वो जो कंट्रोलर्स हैं वो उसके ऊपर यूज़ होंगे। तुम लोगों की प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज अगले महीने से शुरू हो जाएगी और उसके साथ ही साथ क्या होगा कि आपने फिर इस किस्म की प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करके फिर इनकी प्रोडक्शन लाइन्स को देखनी है, प्रोडक्शन लाइन और नए सर्किट से बनाना। तो अब ये समझो कि जो नया हमारा ई फैन आ रहा है जिसके ऊपर हम अभी अपना काम कर रहे हैं, उस ई फैन की जो मेन रिक्वायरमेंट है, वो मेन रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि एक ऐसी मैग्नेटिक मोटर है, परमानेंट मैग्नेटिक मोटर है, जिसका रोटर स्टैटिक है, लेकिन उसका मैग्नेट उसके चारों तरफ मूव कर रहा है। स्टार्टिंग में सारी कॉइल एनर्जाइज होंगी जिससे कि मोमेंटम गेन होगा। मोमेंटम गेन होने के बाद स्लोली ग्रेजुअली सिस्टम ये समझते हुए कि कितने कॉइल्स को करंट की ज़रूरत है, आरपीएम को मॉनिटर करते हुए जो आपने आरपीएम सेट किया होगा उतने ही कॉइल्स को ऑन ऑफ करवाएगा। अच्छा, और क्योंकि वो कम कॉइल्स को ऑन ऑफ करवा रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि जो कॉइल है वो ऑन ऑफ होने के बाद एक बैक ईएमएफ जनरेट कर रहा है। अच्छा, पहले 8 कॉइल चल रहे थे, फिर एकदम से सिर्फ एक कॉइल रह गई। जब एक कॉइल के ऊपर काम हो रहा है और सिर्फ एक ही कॉइल की एक्साइटेशन से पूरी मोटर चल रही है तो आपको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब उसको कूल रखना है तो क्या होगा कि वो साइक्लिक वे में आ जाएगी। तो एक वक्त में एक कॉइल चलेगी तो उसके बाद दूसरी कॉइल ऑपरेटिव होगी, फिर तीसरी कॉइल, फिर चौथी कॉइल, फिर पांचवी कॉइल, फिर छठी कॉइल। यहाँ पे जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन का है। 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर जो इग्निशन होता है, जो इग्नाइट करता है, वो 2 स्ट्रोक के बाद करता है। 4 स्ट्रोक इंजन में 4 के बाद करते हैं। जब होंडा ने 4 स्ट्रोक इंजन डिज़ाइन किए तो उनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। आपने इलेक्ट्रॉनिकली जिंदगी पहली दफ़ा इसी फिनोमिना को आप इलेक्ट्रॉनिक्स में ले रहे हैं। क्यों? इसलिए कि आपने पहले 2 स्ट्रोक इंजन बनाया, यानी आपने पहले स्टार्ट लिया उसको, सारी कॉइल्स एक्साइट कराई जिससे कि फैन ने मूव करना शुरू किया। फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता करके उसको ये कर दिया कि फिर एक ही कॉइल आपकी ऑपरेट हो रही है। अब वो एक कॉइल अगर कंटिन्यूसली चलेगी तो वो हीट हो जाएगी। तो उसको रोकने के लिए, उस प्रोसेस को कम करने के लिए उस साइक्लिक वे में पहले एक होगी तो फिर उसकी रिवर्स वाली दूसरी हो जाएगी, फिर उसकी रिवर्स वाली तीसरी हो जाएगी। तो एक साइक्लिक वे में चलेगा और इसका पूरा एक सॉफ्टवेयर है जो इसको मैनेज करेगा और ये इस तरह से और लाइट भी इसमें चलेगी। इससे जो हर कॉइल से जो बैक ईएमएफ पैदा होती है, जब भी आप बॉल को दीवार में मारेंगे तो बॉल हमेशा रिटर्न आती है। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो एक्शन है हमारा, हमने उसकी जो रिएक्शन है उसको रीरूट कर दिया है। अभी तक ये होता है कि एक हर मॉसफेट के अंदर एक डायोड लगता है जिसे फ्री व्हीलिंग डायोड कहते हैं। फ्री व्हीलिंग डायोड का मकसद ये होता है कि जब बैक ईएमएफ आए तो वो सारे सर्ज को ग्राउंड कर दे ताकि मॉसफेट ना उड़े। क्योंकि मॉसफेट में जब आप एक्साइट करते हैं उसके गेट को तो एक डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो जाता है। डिप्लीशन रीजन क्या करता है कि कंडक्टिविटी स्टार्ट करा देता है बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स। तो ड्रेन और सोर्स के बीच में जो कंडक्टिविटी स्टार्ट होती है, तो जब फायर होता है तो उसके बाद यानी आपने स्टार्ट होता है तो फौरी तौर पे एक बैक ईएमएफ जनरेट होती है। तो उस बैक ईएमएफ को उन्होंने हैंडल करने के लिए एक रिवर्स डायरेक्शन के अंदर एक डायोड लगाया होता है ताकि बैक ईएमएफ जितना भी है ना वो ग्राउंड चला जाए, वो जंक्शन के ऊपर उसका इफेक्ट ना आए। यहाँ हमने क्या किया कि वो तो हमने रहने दिया उसी तरह, मगर उससे पहले ही जहाँ से बैक ईएमएफ होता है एक डायोड नेटवर्क बना के यूनी डायरेक्शनली हमने उसको चार्ज बैक किया है कैपेसिटर्स के अंदर। ठीक है, ये जो सर्किट है ये तुम लोग आज ऐसा करना कि जब हमारे उस पर जाओगे तो उसमें एक वीडियो पड़ी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि मोशन लेस इलेक्ट्रिक जनरेटर की वो टेक्नोलॉजी है जिसमें उसको हमने इस्तेमाल किया। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस करके हमने बैटरी चार्ज करा ली जिससे कि कॉन्सेप्ट बहुत, जिससे कि उसकी लाइफ जो उसकी जो बैटरी चार्जिंग के लिए पावर चाहिए, क्योंकि बैटरी चार्ज करते हैं ना,
बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमने अगर यूपीएस 4 घंटे चला लिया, 3 घंटे चला लिया तो हमने कोई बिजली सेव कर ली या बिजली का बिल सेव कर लिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप एक पैसे का भी बिजली का बिल सेव नहीं करते। क्यों? इसलिए कि उसको 400 से 500 वाट चाहिए होते हैं चार्ज होने के लिए। 2 घंटे बिजली चलाते हैं तो उसके बाद 2 घंटे लगा कर के उसको चार्ज भी करते हैं। तो जितना आपने कंज़्यूम नहीं की होती, उससे ज़्यादा की आपको पेमेंट करनी पड़ती है बिजली की बिल की मद में। समझो ऐसे ही है कि एक घर में एकदम से एक नई डिवाइस की एडिशन हो गई है। आपने एक एसी लगा लिया छोटा-सा, या समझो कोई भी एक वॉशिंग मशीन, कोई एक चीज़ लगा ली, जो आपको चलानी पड़ रही है। तो वहाँ बिजली की सेविंग नहीं थी। अगर मैं ये करता कि मैं एक बैटरी लगा लेता और बैटरी को मैं चार्ज कर रहा होता और फिर लाइट जाने की सूरत में बिजली यूज़ करता, तो मैं कोई कमाल नहीं कर रहा था, क्योंकि ये हर शख्स कर सकते हैं। यहाँ पर ये पैसे आपने बचाने। कौन से पैसे बचाने? आपने ये वाले पैसे बचाने कि जो चार्जिंग हो रही है ना, क्योंकि हमारा बेसिकली मकसद क्या है इस प्रोजेक्ट को करने का? हमारा मकसद ये है इस प्रोजेक्ट को करने का कि हम पाकिस्तान में पहली दफ़ा 100% एनर्जी सेविंग की प्रोडक्ट्स बनाने जा रहे हैं। अभी मैंने तुमको सिर्फ पहला रूट बताया, यानी पहली प्रोडक्ट दी है। हमको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स समझनी है, पीसीबी डिज़ाइनिंग सबसे पहला स्टेप है। वो अभी मैं एफटीपी दे दूँगा, तुम लोग उसको कर लेना। जो सेकंड स्टेप है उसके बाद फिर प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट को करने के लिए प्रोजेक्ट लेंगे, प्रोजेक्ट्स होंगी, यानी एज अ प्रोडक्ट ले लो, प्रोजेक्ट ले लो, वो होगा। फिर उसके अंदर उसकी डिज़ाइन फिलॉसफी होगी, एग्जिस्टिंग डिज़ाइन की इन्वेस्टिगेशन होगी कि एग्जिस्टिंग डिज़ाइन क्या कर रहा है, कितनी एनर्जी ले रहा है। फिर उसके बाद आपकी सेकेंडरी लेयर शुरू होगी। सेकेंडरी लेयर शुरू होगी कि उसमें एफिशिएंसी और इम्प्रूवमेंट कैसे लेके आई जाए, उसको एनर्जी एफिशिएंट कैसे बनाया जाए। तो यही स्मार्ट एनर्जी के कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ये अगर हम करते कि हम बिजली लेते, बैटरी चार्ज करते, लाइट जाने की सूरत में पंखे को और लाइट को उससे चलाते, तो वी आर नो डिफरेंट देन अदर्स। वो भी वही कर रहे हैं। तो फिर आपको पंखा तो ऑलरेडी बना बनाया मिलता है, आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है पंखे की। यहाँ पर ये जो नया सर्किट है, ये रिविजिटिंग है टू द ओल्ड फैशन डिज़ाइंस एंड डिज़ाइनिंग इनटू अ हाईली एफिशिएंट वे। और मार्केट की इस वक्त नीड है, इसलिए कि बिजली के बिल अब इतने महंगे हो चुके हैं कि अब वो रिवर्स तो होंगे नहीं। ये तो 19 से आगे जी पाकिस्तान में वो कह देंगे बिजली के बिल आधे कर दिए जाए, हार्डली पॉसिबल है। अब तो बढ़ेंगे आगे, तो वो प्रोडक्ट्स आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। इसमें ये है कि अगर एक आदमी ने अपने घर में पंखा लगाया और उसकी, यानी घर में उसके बिजली का बिल 10,000 रुपये आ रहा है, तो वो जब एनर्जी सेविंग फैन लगा लेगा, एक तो लाइट जाने की सूरत में उसको पंखा और बिजली मिलती रहेगी 100%, दूसरे एक उसका बिल कम से कम 40% कम हो जाएगा, गारंटेड, एक नॉर्मल हाउस होल्ड में। क्योंकि इस वक्त अगर आपके घर में पंखा नहीं चलता तो आपका बिजली का बिल 40% से 50% कम हो जाता है। जिन लोगों के घरों के 10-12 हज़ार बिजली के बिल आते हैं, सर्दियों में 6-7 हज़ार आते हैं, इसलिए कि बाकी अप्लायंसेस तो चल रही हैं, मगर जो पंखा कंटिन्यूसली 400-500 वाट ले रहा है वो खत्म हो रहा है। तो दिस इज अ प्रोजेक्ट दैट इज राइट नाउ ऑन द टेबल टू बी कंप्लीटेड। आर्डिनो बोर्ड वाला प्रोजेक्ट 10,000 पीस मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। फिर उसके बाद उसकी शील्ड का प्रोजेक्ट ऑलरेडी अजान कर रहा है। अब तुम लोग कोई भी एक प्रोजेक्ट इसमें से पिक कर लेना। जो वो वाले प्रोजेक्ट्स हैं वो रेगुलर इनकम वाले प्रोजेक्ट्स हैं, उससे हर महीने आपको 50,000 से लाख रुपए बच जाएंगे। अगर आप वो लोग प्रोजेक्ट कर रहे हो, करने आपने मेरे लिए, इन्वेस्टमेंट मैं दे रहा हूँ आपको, क्योंकि प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट है, यानी जो भी उसकी पार्ट्स खरीदने, सब कुछ करने, वो मैं आपको लेके दे रहा हूँ सारे। तो एक एक करके ना प्रोजेक्ट पिक कर लो। एक कुछ प्रोजेक्ट ऐसे ले लो जो प्रोजेक्ट के रेगुलर प्रोडक्शन वाले हैं, और फिर उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट्स जो है ना, जो R&D वाले हैं, जिस तरह से उसमें हम तो तुम्हें काम बताते जाएंगे, तुम करते चले जाना। अब आ जाते हैं यहाँ पे कि बैटरी कौन सी यूज होगी और बैटरी की चार्जिंग का तरीकेकार क्या होगा। इसके ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी डिबेट है, वो पूरा एक सब्जेक्ट है। हमारे पास इस वक्त अपने जो बनाए हुए हैं, तो उसके अंदर मैंने एल्युमिनियम बेस्ड भी बनाई है बैटरी। लिथियम सेल्स की तो कॉमन सी चीज़ है, बिल्कुल मार्केट में मिलते हैं, चाइना से दबा आ रहे हैं लिथियम सेल्स, और गाड़ियाँ बन रही हैं उसके ऊपर, सब कुछ हो रहा है। ये एक पूरी बहस है, यानी ये पूरा सब्जेक्ट है बहुत बड़ा, और इसमें कौन सी बैटरी अच्छी है। लेकिन तुम लोग कुछ अर्से के अंदर देखोगे, मैं लास्ट टाइम तुम लोग को बता चुका हूँ कि सैमसंग ने बहुत अच्छी बैटरी बना ली थी, जो कि आधे घंटे के अंदर 24 घंटे के लिए चार्ज हो जाती है, या 12 मिनट के अंदर फुल चार्ज हो जाती है, और फिर वो आपके पास चलती है लंबे अरसे तक। मगर वो सारी बैटरीज वगैरह ऐसे कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट्स के लिए अच्छे हैं कि घर में बैटरी बैठ के चार्ज कर रहे हैं, आप कुछ और करें। जब आप आते हैं कमर्शियल वायबिलिटी के ऊपर ना, तो ये जितनी भी बैटरीज हैं जो
अगर टेस्ला गाड़ी का पूरी ब्लैड जो नीचे की फ्लैट बेड है, यानी जो पैरों के नीचे जगह होती है, वो पूरी की पूरी बैटरी भरी हुई होती है, उसमें बैटरी ही बैटरी लगी होती है, तो वो आपको 300, 200, 300 किलोमीटर दे रही होती है। फिर आपके पास उसको 2 घंटे आपने चार्ज करने हैं और फिर उसके बाद आप दोबारा, तो लोग बहुत से कहते हैं यार रात को गाड़ी घर में खड़ी है, चार्ज कर लेंगे और लंबे सफ़र पे जाएंगे। लेकिन ये चीज़ वहाँ तो है कि जहाँ पे प्रॉब्लम है, और ये कोई सस्ती तो नहीं है क्योंकि बिजली बहुत महंगी हो चुकी है। लेकिन इसके बरक्स अब इस वक्त जो दुनिया में काम हो रहा है वो लिक्विड चार्ज बैटरी स्टोर है। लिक्विड चार्ज बैटरीज में ऑक्सीडेशन के ज़रिए से बिजली पैदा की जा रही है, और हम यहाँ पर यूके में इस पे काम कर चुके हैं। मैं इंटेलिजेंट एनर्जी वालों के साथ मैंने काम किया है और 1 साल पूरा उनके साथ लगाया था। उनके कुछ कंट्रोल सिस्टम्स बना रहे थे हम। अब हमने क्या किया कि अपनी बैटरी हमने अपनी बना ली है। हमारी जो अपनी बैटरी है वो बैटरी बेसिकली फ्यूल सेल पे बेस करके है, यानी फ्यूल सेल की तरह से। अब हो गई है कि घर में छत के ऊपर आपके पास एक सोलर सेल लगेंगे, उससे पूरे दिन आपके पास फ्यूल सेल के लिए ईंधन बनेगा, और फिर पूरी रात यानी वो दोनों काम करेगा, आपके पास घर में बिजली भी देगा और फ्यूल सेल्स के ज़रिए से बनेगा। तो बैटरी उसमें कोई नहीं होगी, मगर फिर वो पूरी रात आपको एक कम्प्लीटली एनर्जी देता रहेगा। तो इस किस्म के जो सॉल्यूशंस हैं ना, दे आर गोइंग टू बी वायबल। अभी जो सॉल्यूशंस हैं वो वायबल नहीं है, क्योंकि बैटरी जब ख़त्म हो जाती है तो इसका एक ह्यूज कॉस्ट आता है। मुझसे लोग पूछते थे कि सोलर सेल आप क्यों नहीं करते, आपकी तो ग्रीन एनर्जी की कंपनी है, बल्कि मैंने शेयर भी किया था तुम लोगों के साथ। तो मैंने उन लोगों को यही बताया था कि देखो, मैं कोई ऐसा काम करता ही नहीं जिसमें कि मुझे पता हो और फिर मैं क्लाइंट के साथ जो है ना कोई नाइंसाफ़ी करूँ, कि मैं अपने 2 पैसे बनाने के लिए उससे कहूँ हाँ तुम सोलर सेल लगा लो। एक उसकी जो पूरा सेटअप आता है ना बैटरी का, उसकी जो कीमत होती है वो कम से कम जो है वो 1 से 2 लाख रुपए के बीच में होती है। एक नॉर्मल 10 किलोवाट के उसके अंदर 2 लाख रुपए की है। 1 साल के बाद अगर बैटरी आपकी ख़त्म हो गई, लेड एसिड बैटरी है, अगर 1 साल के बाद ख़त्म हो गई, या ड्राई जेल बैटरी है या एजीएम बैटरी है, तब भी 2 साल चलेगी ज़्यादा, ख़त्म हो जाएगी, और आपको अगर उसमें 2 लाख रुपए डालने पड़ गए साल भर के बाद, तो इसका मतलब हुआ 12-15 हज़ार रुपये तो महीना आपको एवरेज पड़ गया ना। तो फिर आपका फ़ायदा क्या हुआ? फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि आपने इतने पैसे भी खर्च किए, 1 साल के बाद फिर आप उस चीज़ पे रहेंगे। हाँ, अलबत्ता ये है कि आप ग्रिड बेस्ड अगर लगाते हैं सोलर सेल, तो ग्रिड चाहिए होती है उसके लिए। ग्रिड अगर नहीं है तो सोलर सेल काम नहीं करेगा। अब ये वजूहात क्या होती हैं इन सब चीज़ों की, हमें क्यों ग्रिड चाहिए होती है, हम बगैर बैटरी के क्यों नहीं चला सकते? सोलर सेल के अंदर जो लाइनें होती हैं वो बहुत ही बारीक होती हैं, यानी वो बहुत ही थिन लाइनें होती हैं। थिन लाइनों से मुराद ये होती है कि वो ऐसी होती हैं कि ज़्यादा करंट बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो सोलर सेल कभी भी डायरेक्टली आपके घर को वो नहीं कर सकता। कुछ छोटी-छोटी पावर्स तो दे सकता है, लेकिन कोई भी जर्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो हमको वहाँ पे क्या चाहिए होता है, कोई ऐसा बैटरी बैकअप चाहिए होता है जो कि कांस्टेंट करंट मेंटेन रख सके और साथ-साथ उसको चार्ज भी कर सके। तो या तो सोलर सेल बैटरी बैंक के साथ कनेक्टेड होगा, तब चलेगा, या वो ग्रिड के साथ कनेक्टेड होगा, क्योंकि फिर लोड या आपके पास सस्पेंशन जितना भी है ना, तो ये वहाँ से समझोगे कि गाड़ी में सस्पेंशन होता है ना, तो इसी तरह से जो भी इलेक्ट्रिक करंट की लोडिंग अपलोडिंग, यानी अभी आप बैठे हुए घर में, आपने अचानक इस्त्री ऑन कर दी। अब इस्त्री ऑन करेंगे तो क्या होगा, 1000 वॉट एकदम से खींचना शुरू कर देगा। तो ये जो 1000 वॉट एकदम से खींचना शुरू करेगा, तो इसका लोड कहाँ जाएगा, सोलर सेल पे जाएगा ना। सोलर सेल की लाइनें अंदर से वीकें उड़ जाएंगी। हाँ, बीच में अगर कोई बैटरी लगी होगी जो इस 1000 वॉट को सस्टेन कर सकेगी, तो भले से सोलर सेल कुछ भी कर रहा हो, आपका सिस्टम पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब बैटरी हटा दें तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट ग्रिड लगा देंगे। तो ग्रिड वाले जो इन्वर्टर आते हैं उनकी कीमत 10 किलोवाट का जो है वो 2 लाख रुपए का है, 1 से 2 लाख रुपए का है। आपने वो भी बनाने, इसलिए कि वो एक रिक्वायरमेंट है, वो यहाँ की नहीं, वो यूएस की भी रिक्वायरमेंट है, हर जगह की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, इन सब चीज़ों में हमें कोई इश्यूज़ नहीं है डिज़ाइन करने में, हम पहले डिज़ाइन कर चुके हैं, अब इसकी प्रोडक्शन लाइन शुरू होगी। तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा लोग चाहिए थे कि मैं एक-एक शख्स को एक-एक प्रोजेक्ट करवाता चला जाऊँ, और फिर वो हमारे लिए प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। तो अब हमारा जो अगला जो सब्जेक्ट है ना वो ये, अच्छा फ्यूल सेल के अंदर ऐसा नहीं है। फ्यूल सेल में सिस्टम जो है ना एट द सेम टाइम हाइड्रोजन बना रहा होगा, जो एक जगह स्टोर हो रही होगी। जैसे ही आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कम होती है और आप उसको टर्न ऑन करना चाहते हैं, तो वो हाइड्रोजन दोबारा इलेक्ट्रिसिटी बनाना शुरू कर देगी, और ये पानी पे चलेगा पूरा का पूरा।
तो ये सेटअप अभी तक किसी ने बनाया नहीं है, यानी ये पाकिस्तान में तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यहाँ पर भी इस किस्म के सेटअप नहीं है। तो यहाँ पर क्योंकि सोलर पावर वैसे ही कम होती है, अब सोलर सेल्स की एफिशिएंसी बढ़ा के लो लाइट में भी उन्होंने करंट जनरेट कराना शुरू किया, मगर वो सफिशिएंट नहीं होता इतना, तो वो डिपेंड करता है पड़ना। मगर ये जो आपके पास सिलसिला होगा ना, जैसे पाकिस्तान के अंदर तो सूरज की रोशनी है ही बहुत अच्छी, खासकर कराची वगैरह या जहाँ पे हमारा वक़ार है, वहाँ पे ह्यूस्टन वगैरह में वहाँ तो धूप है, टेक्सास तो फुल गर्म इलाके हैं, टेक्सास हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, ये सब फुल गर्म इलाके। तो वहाँ पर अगर इस किस्म के सिस्टम इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट एकदम से बहुत कम होगी। मज़े की बात ये है कि चाइना के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्री है फॉर कमर्शियल पर्पज़। अगर आपकी फैक्ट्री है या आप वहाँ काम करते हैं तो 100% फ्री बिजली है। तो आपको वहाँ से ये प्रोडक्ट आती हुई नहीं मिलेगी, क्योंकि वो वहाँ बन नहीं रही, उस पर वहाँ काम नहीं हो रहा, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है ना, जब उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपके पास कंपटीशन भी नहीं होगा इतना। तीसरी चीज़, क्या हम फ्यूल सेल बना पाएंगे? क्या हम फ्यूल सेल के अंदर जो प्रोटॉन की लेयर है, जो प्रोटॉन मेम्ब्रेन कहलाती है, उसको हम किस तरह से कवर करेंगे? ये सारी की सारी चीज़ों की जगह हमने ग्राफीन यूज़ की। तो ये R&D के प्रोजेक्ट्स हैं। तो अभी तुम लोगों के पास करने के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स के अंदर फौरी तौर पे जो तुम लोग प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हो, वो प्रोजेक्ट जो हैं वो बेस कर रहे हैं इसी चीज़ के ऊपर। आर्डिनो बोर्ड कमर्शियल सेलिंग के लिए, ताकि तुम लोगों के पास एक रेगुलर इनकम आना शुरू हो जाए, तुम्हारे पास काम हो कि आप पूरे दिन लगे हुए और तुम हर शख्स के पास है। अगर मैं अहमद रज़ा को दे दूँ, अहमद रज़ा के पास भी चला जाएगा काम। मैं तैमूर को दे दूंगा, हुमायूं को दे दूंगा, इन सब को मैं काम दे दूंगा। तो इन सब के पास क्या होगा कि ये इन सब के पास ना एक एक प्रोजेक्ट हाथ में होगा। वो उस प्रोजेक्ट को लेकर के क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट को लेकर के ये बनाना शुरू कर देंगे। तो तुम लोगों के पास जो एक हाउस होल्ड इनकम है ना, वो है। अब जैसे तैमूर को जो मैंने काम दिया है, तैमूर को मैंने 12,000 पीस देने, 1,000 पीस के ऊपर उसको महीने के 2 लाख रुपए बच रहे हैं। वो 2 या 3 बंदे रखते हैं 20-20 हज़ार रुपए के, क्योंकि मेन इंजीनियर तो वही है, मशीनों पे काम हो रहा है। बड़े सुकून से 4-5 दिन में 1000 पीस बन जाएंगे, उसके पे पूरा महीना दूसरे काम करेंगे। लेकिन अब उसकी जेब में 1 लाख रुपए बचत आना शुरू हो जाएगी। तुम लोगों ने, हुमायूं तुमने खास कर के, मैं तुम पे बहुत कंसंट्रेट कर रहा हूँ, तैमूर तुम, और क्या नाम है उसका अपना अहमद रज़ा, तुम लोग मेहनत करो। थोड़ा सा ये बैरियर है जो लर्निंग कर्व है, इसे क्रॉस कर लोगे, उसके बाद तुम्हारे पास अपनी प्रोडक्शन लाइन होगी, तुम्हारे पास अपनी प्रोडक्ट्स होंगी। इस्लामाबाद में CIT सेंटर के अंदर आपके पास जो अभी मैं मशीनें ला के लगा रहा हूँ, वो मशीनें लगा रहा हूँ, और मैं उनसे बोल दूंगा कि भाई ये लोग आकर के वहाँ पे काम करेंगे। दे विल नॉट पे यू आर नॉट गोइंग टू पे एनी रेंटल और एनीथिंग फ्रॉम देयर। इनिशियली वहाँ पे तुम्हारी लर्निंग हो जाएगी, फिर तुम लोग इन्हीं चीज़ों को बनाना शुरू कर दोगे, और नॉन स्टॉप अब बनाते चले जाएँ, शुरू करते चले जाएँ। अभी जो मैंने प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट दिए, एक फैज़ान को दिए और एक उसको दिए, तीसरा प्रोजेक्ट मैं दे रहा हूँ तैमूर को, और फिर चौथा और पांचवा प्रोजेक्ट हुमायूं को और उसको दे रहा हूँ। अब शेरबानो आई नहीं है, शेरबानो को मैं मार्केटिंग का प्रोजेक्ट दे रहा हूँ। तो वो जो है क्या नाम है, अब आप लोगों के पास काम है करने के लिए बहुत ज़्यादा। तो अब आज की हम अपनी क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। तुम लोगों को PCB वालों को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। अबे मैं म्यूट तो नहीं था कहीं? लेट मी स्टॉप शेयरिंग। मेरा ख्याल है किसी को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है। अहमद रजा, चीजें समझ में आई? जी सर, और बाकी कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा तैमूर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर आपने जो समझाया सारा कुछ समझ आ गया सर। ये जो आपने इस्लामाबाद की बात की है हम्म। सर, मैं अटक में आता हूँ, मेरे पास से इस्लामाबाद नज़दीक है ना, तो हाँ सर मैं हाँ फिजिकली कब जाके उधर काम कर सकता हूँ या यार, चीज़ें देख सकता हूँ? बेसिकली अब एक, हाँ बेसिकली ये कि मेरी आवाज गूंज रही है, आई डोंट नो व्हाई। नहीं, आपकी आवाज़ सही आ रही है। अच्छा ठीक है। हाँ तो बेसिकली ये है कि जो वो है ना, क्या नाम उसका, इस्लामाबाद में अभी तो मैंने तकी को काम दिया है, तो मैंने तैमूर को तकी को लिंक करा दिया। तुम सब लोगों को मैं उनसे लिंक करा दूंगा। मैं जैसे ही आऊँगा ना पाकिस्तान,
तो वो है बड़ी मशीनें, यानी पिक एंड प्लेस मशीन वगैरह जो है ना, जिस पे तुम लोगों ने काम करना है, क्योंकि मैं हाथ से तो तुम लोगों से करवाऊंगा नहीं काम, इसलिए कि उसमें तो टाइम ज़ाया करने वाली बात है। तो वो एक मशीन CIT सेंटर में लगा दूंगा, तो तुम लोग प्रॉब्ली जैसे ही ये कोविड का थोड़ा सा मसला हल होता है मैं आगे करना शुरू कर दूंगा, मगर आप लोग नेक्स्ट मंथ में मैं जैसे ही कंसाइनमेंट भेज रहा हूँ पार्ट्स का, आप तकी के साथ लग के आप सब लोग फिजिकली काम करना शुरू कर दें, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। और इसी के दौरान में आपने अपनी बाकी चीज़ें जो है ना उनको भी प्रिपेयर कर लेना, उसको लेट नहीं करना है आपको, ठीक है, क्योंकि वो साथ साथ चीज़ें चलती चली, ठीक है। एनी क्वेश्चन तैमूर? आई होप ऑल इज क्लियर, ठीक है। तो यस सर, क्लियर हो गया सर। मी हुमायूं, नॉट तैमूर। अच्छा नहीं, वो तैमूर था, कोई क्वेश्चन हो तो अच्छा ठीक है सर एक छोटी सी जी बेटा। सर जिस तरह आपकी ये बहुत अच्छी बात है, आपने ई फैन लॉन्च कर रहे हैं, इसी तरह साथों साथ एक और पाकिस्तान में एक मसला है, वो है क्योंकि हमारे विंटर्स में इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज होती है, और सॉरी गैस की शॉर्टेज होती है, तो हमें फिर इलेक्ट्रिकल पावर तो होती है, मगर उसके लिए जो अगर जैसा आपने ई फैन बात किया, हमें हीटिंग का जो निज़ाम होता है यहाँ पे वो बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स बहुत हाई हैं। तो अगर फ्यूचर में हम इस पे काम कर सकें, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रिक हीटर जो कि कम बिजली कंज्यूम करे, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिवली जो मैंने सुना है और जो कुछ थोड़ा बहुत है मेरा, वो ये है कि यहाँ पे बहुत कॉस्ट होती है, तो वो एक ऐसी चीज़ है क्योंकि गैस एक डिप्लीटिंग रिसोर्स है, इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल से भी जनरेट हो सकती है, तो आहिस्ता आहिस्ता आगे इस पे भी जाके थोड़ा बहुत कोई ना कोई प्रोस्पेक्ट निकल सकता है। बिल्कुल निकल सकता है, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं तुम लोगों को मजे की बात बताऊं, अभी मैंने तुम लोगों से तस्करा किया था फ्यूल सेल का, मेरी एक्सपर्टीज में ना एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा सर ये तैमूर ने जो भी पूछा है सर, तैमूर की हमें बिल्कुल आवाज नहीं आई, कभी रिपीट कर देंगे? तैमूर ने पूछा क्या है? मैं भी बता देती हूँ, ठीक है। हाँ, तैमूर ने सवाल ये किया, हाँ तैमूर ने सवाल ये किया है बेसिकली कि जिस तरह हम ई फैन बना रहे हैं और वो एक प्रोजेक्ट के तौर पे तुम लोगों को दे रहे हैं, इसी तरह से क्या हम ये काम कर सकते हैं कि किसी तरह से गैस के जो शॉर्टेज का मसला है वो हल कर लिया जाए। तो तैमूर का ये सवाल है। अब मैं तुम लोगों को मज़े की बात बताता हूँ, हमने अभी इसी डिस्कशन में जो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स वाली क्लास थी उसके अंदर जो है ये बताया था कि हम एक ऐसा सिस्टम लेकर के आ रहे हैं जिसमें कि आपके घर पे बगैर बैटरी के इलेक्ट्रिसिटी सेव हो सकेगी और उसको आप बिजली जाने के बाद रात भर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी सेव नहीं हो रही, उसके अंदर फ्यूल सेल लगा हुआ है जिससे हम हाइड्रोजन बना रहे हैं। हाइड्रोजन एक हाईली इनफ्लेमेबल आइटम है। आप अपने घर में खाना बना सकते हैं उस गैस से। यानी अगर आपके घर में इस वक्त एक प्रोडक्ट मैंने बनाई है जो कि मेरे पास मौजूद है, जिसका मैंने पेटेंट भी डाल दिया है, आपको मैं एक जैसे वाटर डिस्पेंसर होता है ना, इस तरह का एक वाटर डिस्पेंसर जिससे घरों में लगाते हैं ठंडे पानी के लिए, वो दे दूंगा। उसमें उसी तरह से पानी की बोतल लगेगी ऊपर, साथ में एक हम कार्ट्रिज देंगे आपको, उसमें एक खास किस्म का केमिकल होगा, वो आप उसके साथ मर्ज करके जैसे ही उसको ऑन करेंगे ना, आपके घर में गैस आना शुरू हो जाएगी और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, ना सिलेंडर की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। ये प्रोडक्ट ऑलरेडी हम बना चुके हैं, हमारे पास मौजूद है, लेकिन मैं रहता हूँ यूके में, आई एम लिविंग इन यूके। यहाँ पर ना गैस की प्रॉब्लम है ना बिजली की। मेरे घर पे 15 साल से में एक दफ़ा खाली, वो भी 10 मिनट के लिए ना लाइट गई थी, तो वो कोई मेजर ट्रिप था हमारे इलाके का, उसके बाद आज तक लाइट नहीं गई। मैं अपने घर में जो कंप्यूटर्स हैं उनके साथ यूपीएस नहीं लगाता। डाटा सेंटर के लिए बाय लॉ ज़रूरत है। बाय लॉ से मुराद ये कि एसओपीज जो लिखी जाती है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो एसओपीज लिखी गई हैं, उनके अंदर लिखा हुआ है कि यूपीएस होना ज़रूरी है, ताकि अगर आपके पास लाइट जाए तो लाइट जाने की सूरत के अंदर डाटा ना उड़े। तो उसकी वजह से तो हमने रखा हुआ है, लेकिन वो यूज़ नहीं हुआ आज तक। वो इन्वर्टर रखे हुए हैं लेकिन आज तक यूज़ नहीं हुए।
तो पाकिस्तान की एक प्रॉब्लम ये, पाकिस्तान के अलावा तो मैं कराची की प्रॉब्लम बताता हूँ। कराची की प्रॉब्लम ये है कि जो हाई राइज बिल्डिंग्स बनी है, उन हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर गैस नहीं दी उन्होंने, तो लोग सिलेंडर लेके जाते हैं। तो ये मैंने 2015 में जब मैं पाकिस्तान गया था उसके बाद बनाया था, मगर अभी मैंने इसको लॉन्च नहीं किया था। तो अब ये एक एक करके आप प्रोडक्ट लॉन्च करें। ई फैन के साथ साथ आप दे दें घर में गैस, और बगैर बैटरी के, विदाउट बैटरी इलेक्ट्रिसिटी सेव करने का तरीका। और ये सारी की सारी नई इजादातें ये अभी तक है नहीं कहीं पर, और इन सब का बनाने वाला भी मैं ही हूँ। तो तैमूर, तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा था। ये प्रोडक्ट है, बिल्कुल है। अगर इस पर काम करना चाहो तो पहली फुर्सत में इस पे भी काम शुरू किया सकता है पैरेलल में, क्योंकि तुम लोग, मुझे बहुत सारे इंजीनियर्स चाहिए ना, ताकि मैं हर शख्स को एक एक काम दे दूँ करने के लिए, तो वो पैरेलल में बनाता रहे। अब जैसे तकी वो बना रहे और फैजान शील्ड बना रहे, CNC शील्ड बना रहे, मैं हुमायूं को दे देता हूँ, ठीक है जी, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स बनाना शुरू कर दो जो यूएनओ बोर्ड में लगते हैं, छोटे से हैं, सस्ते हैं। और अहमद रजा है, उसको दे देता हूँ कुछ, तुम्हें कुछ दे दो। तुम लोग अपने एक हफ्ते का काम इतना है कि तुम्हारा मंथली का एक्सपेंस पूरा निकल सकता है, जितना तुम किसी जॉब में कमाओगे उससे ज़्यादा निकल सकता है। ठीक, एक हो गया, और वो सारी चीज़ें मैं करके दे रहा हूँ। उसके बाकी जो टाइम है ना, वो तुमने मुझे ही देना है R&D के अंदर। तो ये वाटर डिस्पेंसर टाइप की एक चीज़ है, इसको आप लगाएं और अपने घर में गैस चलाएं, चूल्हा जलाएं, जो कुछ करें। और इसमें ये भी नहीं है कि आपने हीटिंग ऑन की, रात को बंद हो गई और गैस जो आना बंद हो गई, दोबारा आई और उसकी वजह से कमरा बंद है और लोगों की डेथ हो गई। वो सब चीज़ें भी इसमें नहीं। ये हाईली सेफ है और आप बड़े सुकून के साथ अपना सारा काम कर सकते हैं। तो ये 3-4 प्रोडक्ट्स जो है ना, ये बिल्कुल आप फौरी तौर पर इनको शुरू करने के लिए करें। ई फैन मैं फिर बता देता हूँ। ई फैन जो है ये एनर्जी सेविंग फैन है। ये 10-12 वाट लेगा, बिजली का बिल 40 to 50% रिड्यूस हो जाएगा और बगैर बिजली के 5 घंटे तक ऑपरेट करेगा। वी वांट टू स्टार्ट सेलिंग दिस फैंस बाय मार्च, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, तो बस इसको लेके काम करते हैं। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास वालों के लिए काफ़ी है आज का। नेक्स्ट क्लास में इस दफ़ा से जल्दी रखूँगा, हो सकता है फ्राइडे को, सैटरडे या संडे को रखूँ, क्योंकि पिछली क्लास मिस हो गई थी, तो उसको कैचअप कर लेंगे। और मैं आज तुम लोगों को अपलोड करा दूंगा। मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा काम है, तो अब मैंने वो FTP अपलोड करनी है खाली। तो मैं अब मेरे पास उसामा आ चुका है, तो उसामा को मैं दे दूंगा लिंक, वो अपलोड कर देगा मेरे कंप्यूटर के ज़रिए से। तो मेरे पास थोड़ा सा काम जो है ना बढ़ जाएगा, तो फिर मैं तुम लोगों को लिंक दे दूंगा, तो तुम लोग उसका लिंक अपने पास यूज़ कर लेना, LTM का। और PCB किसी भी उसमें बना लो, क्योंकि बस हमारे पास गर्वर फाइल आनी चाहिए जिसके ज़रिए से हम PCB की ऑटोमेटिक CNC पे कटिंग, वेफरिंग और सब चीज़ें कर सकें। ठीक है, तो मेरा ख्याल है उसकी क्लास एंड हो गई। तुम लोग ठहरना चाहो अपने तैमूर तो ठहर सकते हो इस क्लास में भी। ये हम अपनी अब ज़रा ई-कॉमर्स की क्लास शुरू करें। हाँ भाई, हेलो एवरीबॉडी।